हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये वीडियो हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि एनसीईआरटी की प्रैक्टिस सेट की सेशन की सीरीज आपकी चल रही है, जिसमें कि 2 प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल चुके हैं। आपने सॉल्व किए होंगे, अगर नहीं करे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिए। स्क्रीन पर आपको फ्लैश भी देखने को मिल रहा होगा और ये 2 प्रैक्टिस सेट्स आप कर लीजिए। इसके बाद आज का सॉल्व करिएगा। आज के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने से पहले अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर चैप्टर पढ़ लीजिए। चैप्टर है आपका क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आपने नहीं करा है तो जाकर जरूर पढ़ लीजिए इसको, और पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं और सही हो रहे हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 5 है उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने सही से डीपली पढ़ा होगा चैप्टर को। तो आज के सेशन में हम ये कंप्लीट करेंगे, प्लस इन सीरीज से जुड़ते रहिए क्योंकि यहाँ पर अब आपकी क्लासेस ऑल्टरनेट ना होकर आपको डेली देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपका एग्जाम आ गया है, आपकी डेट भी आ गई है जून में। 10 जून 12 जून ये आपका एग्जाम की डेट है, तो आपको बस लग जाना है। अब साथ साथ मैं भी आपके लिए क्वेश्चन के सेट्स को प्रिपेयर करती जा रही हूँ और आप तक ये इन्फॉर्मेशन देती जा रही हूँ, सेट्स को बनाती जा रही हूँ, प्रैक्टिस सेट सेशंस लाती जा रही हूँ। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पर मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगी। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसमें कुछ लिखे होते हैं या मैंने कुछ उसमें ऐड करी होती हैं स्लाइड्स, तो वो भी आप तक पहुंच जाएंगी। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करा करिए, जिससे कि अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ या आपसे ये पूछती हूँ कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है मेरी, जिससे मुझे ये बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, जिससे कि मुझे ये पता चले कि आप लोग सेशन देख भी रहे हैं कि नहीं। और आपको सेशन कैसा लग रहा है इसको भी जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सेशन नया है, पर सेशन नया नहीं, ये चैनल नया है, पर कोशिश कर रहे हैं आपकी चीजों को पूरा करने के लिए। तब तक के लिए चलिए सीधा पढ़ते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं पीपीटी के थ्रू से। आज आपके 29 क्वेश्चंस हैं, तो 29 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, तो ये आपका काम है मुझे बताने का कि 29 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, और जो गलत हुए तो वो आप उन क्वेश्चंस को सुधारेंगे और वापस से उस कंटेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और अपने सेशन को चलिए स्टार्ट आज का करते हैं। सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल को रिकमेंड करिए अपने दोस्तों तक, ताकि उनका भी फायदा हो जाए और ये चैनल भी ग्रो करे। चलिए सबसे पहले आज हम बात करेंगे अपना जो चैप्टर के क्वेश्चंस बच गए थे उनको। तो आपका पहला क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चंस में था, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको स्टेटमेंट सही कथन का चयन करना है कि पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर, जो पदार्थ के कण होते हैं वो हमेशा गतिशील रहते हैं या कभी आराम नहीं करते हैं, नेवर एट रेस्ट, या मूव्स व्हेन इट इज हीटेड, या जब वो गर्म होते हैं तभी मूव करते हैं, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो एक सेकंड का पॉज लेती हूँ और आप इसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब इसके हिसाब से आपके कौन कौन से इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन जो है वो सही है। जैसे पहला है कि आपका ऑलवेज मूविंग, तो जो पार्टिकल ऑफ अ मैटर है ये क्या होता है? ये हमेशा गति करता रहता है, हमेशा गतिशील रहता है। ठीक है, तो पार्टिकल्स मैटर के क्या होते हैं? हमेशा गतिशील होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है कि इट इज ऑलवेज मूविंग। और ये होते हैं ऑलवेज मूविंग है तो इसका मतलब कि ये कभी भी रेस्ट पोजीशन पे नहीं रहते। तो ये दोनों आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट आंसर होने की वजह से ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, इसके करेक्ट होने की वजह से क्या है आपका ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब बात कर लेते हैं थर्ड वाला ऑप्शन की, कि मूव्स व्हेन इट इज हीटेड। तो मूव्स व्हेन इट इज हीटेड तो ये ठीक है, जब हीट करते हैं हम किसी भी चीज को तो क्या है उसके पार्टिकल्स का में मूवमेंट तो हो जाता है, तो मूवमेंट हो नहीं जाता है, मूवमेंट क्या हो जाता है वहां पर? बढ़ जाता है। ठीक है, मूवमेंट बढ़ जाता है, फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये सब प्रोसेस आपका हीट करने पर हो जाता है। पर पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो हमेशा क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, वो कभी आराम अवस्था में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है? आपने देखा है कि कहीं अगर पानी अगर गिरा हुआ है कहीं जमीन पर, तो थोड़ी देर बाद या कुछ घंटों बाद क्या होता है? वो सारा पानी आपको गायब दिखता है। तो वो गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें प्रक्रिया लग जाती है कौन सी? वाष्पीकरण की, मतलब इवेपोरेशन की। तो पानी जो है वो भाप के फॉर्म में बनकर सारा का सारा पानी जो है वो उड़ जाता है। तो अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद। तो कौन सी ऐसी चीज होते हैं, कौन से ऐसे कारक होते हैं जो कि इवेपोरेशन की दर को बढ़ा देते हैं? ठीक है, तो जैसे पहला ऑप्शन हो गया कि सतह
क्षेत्र और तापमान में वृद्धि, कि इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर, या डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, या डिक्रीज इन टेम्परेचर, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपको आंसर जल्दी से मार्क करना है और आपको लास्ट में मुझे बताना है कि 29 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। तो जरूर आप मुझे बताएंगे कितने क्वेश्चन ठीक हुए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं कितना आपका क्या आंसर आया। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा वापस से आपका मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों ऐसा होता है, अब इसमें रीजन देख लेते हैं। तो इसके आपके सही उत्तर हो जाएंगे क्या, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर। तो ये बात तो ठीक है कि अगर सरफेस एरिया मतलब जितनी सतह आपकी, जैसे मान लो कि अगर एक ग्लास में मेरे पास पानी है, सब कुछ रब कर देते हैं, आप समझते हैं कि एक ग्लास में मेरे पास पानी है और इस ग्लास में, और इसके साथ साथ मेरे पास एक ये प्लेट में, एक ये ऐसे टब में पानी है। ठीक है, तो अब इन दोनों की दर को मैं देखूं कि किसमें वाष्पीकरण जो है वो तेजी गति से होगा। तो आपका इस वाले जो सेकंड वाला जो पात्र है उसमें क्या होगा, वाष्पीकरण स्पीड में होगा। क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया, इसकी जो सतह का जो क्षेत्र है वो क्या है, वो बढ़ा हुआ है एज कंपेयर टू ये जो ग्लास है। तो ग्लास क्या है, छोटा है, मतलब उसका जो सरफेस एरिया है वो कम है। तो ये बात ठीक है कि इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया से क्या है, इवेपोरेशन बढ़ता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर मतलब धूप में तेजी आती जाएगी, उसकी तेजी से क्या हो जाएगा, अगर धूप में तेजी कम है तो थोड़ा धीरे धीरे इवेपोरेशन होगा, और धूप में तेजी ज्यादा हो जाएगी तो आप देखते हैं सड़क बहुत जल्दी से सूख जाती है। तो इसकी किसकी वजह से हुआ, धूप की तेजी की वजह से। तो ये भी बात ठीक है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट, क्या ऑप्शन है आपका, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, कि आर्द्रता में कमी। तो आर्द्रता में कमी क्या मतलब, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो ये भी आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि जब ह्यूमिडिटी आपकी कम हो जाती है तब क्या होता है, आपका इवेपोरेशन की दर जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टेम्परेचर की कम होने से इवेपोरेशन की रेट घटती है, मतलब उतनी फास्ट नहीं होती। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों करेक्ट है, जिसमें मोर देन वन ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पार्टिकल्स ऑफ प्लाज्मा आर। अब बात कर देते हैं प्लाज्मा। देखो, अब प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेट, तो ये क्या हो जाते हैं, ये सब हमारे क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर में आते हैं। आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम जनरली क्या क्या पढ़ते हैं, सॉलिड की स्टेट पढ़ते हैं, लिक्विड स्टेट पढ़ते हैं, और एक गैशियस स्टेट पढ़ते हैं। पर आपकी दो स्टेट्स और होती हैं, एक होती है आपकी प्लाज्मा और दूसरी होती है आपकी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, प्लाज्मा की। प्लाज्मा के बारे में पूछा बताया गया है। तो आइए चलिए इसको समझ लेते हैं। पर समझने से पहले आपको क्या है, आपको इसका आंसर आपको मार्क करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं कौन सा चैप्टर कराऊंगी। तो अब आप इसका जल्दी से आंसर मार्क कर दीजिए, फिर इसके एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। ठीक है, आई होप आपने इसका आंसर मार्क कर दिया होगा। इसके हिसाब से आपका आंसर जो हो रहा है यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द अबव है वापस से। क्यों, क्योंकि इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर थर्ड, ये दो जो है वो करेक्ट उत्तर है। तो कि मतलब प्लाज्मा क्या होता है, ये एक तरह से सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब अति ऊर्जावान कण होते हैं, अति उत्साहित होते हैं। साथ ही साथ ये आयनाइज्ड और चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मतलब आयनित और आवेशित कण होते हैं। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है हमेशा प्लाज्मा के बारे में, कि प्लाज्मा क्या क्या होते हैं। प्लाज्मा ये कंसिस्ट ऑफ, या प्लाज्मा जो स्टेट होती है वो किससे बनी होती है, ये सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स से बनी हुई होती है, मतलब अति ऊर्जावान कण और अति उत्साहित कण से बनी होती है। पेपर पेन लेकर बैठा करिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट करते जाइए। ठीक है, फिर ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये किस तरीके से होते हैं, ये हमेशा आयनित फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब आयनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा क्या, किसका, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स का। तो जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती है ये, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, या नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है नियॉन साइन बल्ब। ठीक है, सब रब कर देती हूँ, मैं वापस से आपको बताती हूँ क्या मैंने बोला आपको, फ्लोरोसेंट ट्यूब और दूसरा आपका है नियॉन साइन बल्ब। तो ये दोनों में क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है प्लाज्मा। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा। ठीक है, और साथ ही साथ एक और बात आपको याद रखनी है कि जो नियॉन साइन बल्ब होते हैं उसके अंदर नियॉन गैस होती है, साथ ही साथ जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होते हैं उसके अंदर आपको हीलियम गैस देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सब गैसेस क्या होती हैं, ये सब गैसेस आयनाइज हो जाती हैं, आयनित हो जाती हैं, जब क्या होता है, जब भी इसमें
जब भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। मतलब कि ये जो गैसेस इसमें भरी है, इसमें आपकी कौन कौन सी गैसेस भरी हैं, आपकी फ्लोरेसेंट ट्यूब में हीलियम गैस भरी भरी है, या फिर आपका नियॉन साइन बल्ब में नियॉन गैस, नियॉन साइन बल्ब है तो इसमें नियॉन गैस भरी है, इसमें आपकी हीलियम गैस भरी है। ठीक है, अब ये क्या होगी, ये चार्ज हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी, आयनाइज स्टेट में आ जाएगी, चार्ज स्टेट में आ जाएगी, जैसे कि क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो प्लाज्मा है वो, जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है या आपके जो नियॉन साइन बल्ब है, इसके अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट है वो क्या होने लगता है, वो ग्लो करने लगता है, उसके अंदर जो, तो वो ग्लो करने लगता है। अब आपको एक और एग्जाम्पल याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, कि जो सन है और जो आपके स्टार्स हैं, ये ग्लो क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो कि है प्लाज्मा। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करिए अपने बुक पे, कि जो आपका एग्जाम्पल सन और स्टार, जो सन और स्टार है ये क्यों चमकता है, दमकता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा की वजह से ही क्या है, वो स्टार्स और सन है ग्लो करते हैं। ठीक है, चलिए ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आपको मेन क्या पॉइंट याद रखना है प्लाज्मा का, कि ये सुपर एनर्जेटिक होते हैं, सुपर एक्साइटेड होते हैं। मैं रिकॉल करा देती हूँ जल्दी से, सुपर एनर्जेटिक, सुपर एक्साइटेड, आयनाइज्ड होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और ये आयनाइज्ड चार्ज पार्टिकल्स कैसे हो जाते हैं, जब इनके में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। ठीक है, फिर साथ ही साथ जो आपका फ्लोरेसेंट ट्यूब्स या नियॉन साइन बल्ब्स, इन सब में क्या है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, प्लस आपका सन और स्टार, इसके अंदर भी प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, इसलिए ये ग्लो करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अभी ये भी हम समझ लेंगे कि अब सबसे पहले आप इसके आंसर तक पहुंचेंगे कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग गैस ऑफ डैश टू सुपर लो टेम्परेचर। मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बीईसी का निर्माण डैश की गति को अति निम्न तापमान तक ठंडा करने से होता है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसमें आपका आंसर हो जाएगा, आपने मार्क कर लिया होगा, लो डेंसिटी। ठीक है, तो आइए अब इसको समझ लेते हैं जल्दी से। सबसे पहली बात इसमें आपको ये याद रखनी है कि जो आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन है, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था ये नया स्टेट ऑफ मैटर। तो आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन का इसमें नाम जरूर याद रखना है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम। ठीक है, फिर साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ठीक है, इसलिए इसका नाम आइंस्टाइन पे रखा गया है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये एसएन बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा निकाला गया था, इसलिए इन दोनों का नाम को मिला के ही इस नाम का नामकरण किया गया। ठीक है, इस स्टेट का नामकरण किया गया है। अब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनता कैसे है, तो जो आपकी गैस होती है, ठीक है, जो आपकी गैस होती है, अब इस गैस को क्या करेंगे, इस गैस को सुपर कूल किया जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा ठंडा कर दिया जाता है। तो सुपर कूल कर देते हैं गैस को। अब ये कौन सी गैस हो रही है, जो कि आपकी एक बहुत ही लो डेंसिटी, मतलब बहुत ही कम घनत्व वाली जो ये आपकी गैस है, ठीक है, बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को सुपर कूल कर दिया जाता है। और और ये क्या है, तो ये क्या बन जाती है, ये आपकी बन जाती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मतलब कि आप सिंपल आप याद रखेंगे कि जो लो डेंसिटी, लो घनत्व वाली, कम घनत्व वाली जो गैस है, उसको क्या करते हैं, उसको सुपर कूल कर देते हैं। और सुपर कूल करेंगे तो क्या करेंगे, इसका मतलब उसका टेम्परेचर बहुत ही गिरा देंगे, तो सुपर लो टेम्परेचर कर देते हैं, और इससे क्या बन जाती है, आपकी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बन जाता है। तो आपको क्या पॉइंट याद रखना है, कि जो गैस कैसी होती है, आपकी लो डेंसिटी गैस होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, लो डेंसिटी गैस। ठीक है, और इसको क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं सुपर लो टेम्परेचर पर। बस आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब आपका, अब यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। तो ये हम कर रहे हैं अब यहाँ से चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी, आपकी एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th। ठीक है, तो चैप्टर 2 आपका क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, और इस चैप्टर में हमको हेट्रोजेनस, होमोजेनस, कोलाइडल सॉल्यूशन, फिर आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो ये सब पूरा इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सारा मैंने इंक्लूड किया है आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में। तो यहाँ से चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको कल बता दिया था कि हम आप चैप्टर नंबर 2 करेंगे, तो आपने पढ़ लिया होगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं इस चैप्टर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका,
जस्ट अ सेकंड, हाँ। होमोजेनस मिक्सचर्स हैव यूनिफॉर्म होमोजेनस मिक्सचर्स हैव, अब होमोजेनस मिक्सचर मतलब सजातीय मिश्रण होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, बने होते हैं, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है इनकी, वेरिएबल कंपोजिशन होती है, या नो फिक्स कंपोजिशन होती है, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो आपने आंसर मार्क कर लिया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। अब इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव क्यों हो रहा है? क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, सजातीय मिश्रण जो होता है सजातीय रचना से बना होता है, मतलब ये इनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। इसका परिवर्तनशील रचना होती है, मतलब ये एक और आपकी बात आपको समझनी है कि मतलब होमोजेनस मिक्सचर है, जो सजातीय मिश्रण है, वो उनके पास क्या होता है, उनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है या उनके वेरिएबल कंपोजिशन होती है। तो ये दो आपके ऑप्शन, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं नो फिक्स कंपोजिशन। जनरली आपको क्या देखने को मिलेंगे, ये दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यूनिफॉर्म और वेरिएबल। तो आपका दोनों उत्तर यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो इन और नो फिक्स भी बात वही कहलाएगी, किसकी, वेरिएबिलिटी की कराएगी। तो आपको अब इस बात को समझना है कि कैसे होमोजेनस मिक्सचर की यूनिफॉर्म कंपोजिशन है और कैसे होमोजेनस मिक्सचर की वेरिएबल कंपोजिशन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपको कि मैंने इसमें ग्रुप में बांट दिया, आपको ग्रुप ए दे दिया और एक आपको ग्रुप बी दे दिया, ठीक है, दो ग्रुप में आपको डिवाइड कर दिया। अब एक ग्रुप को क्या दिया मैंने, एक ग्रुप तो अब ये दो ग्रुप्स है। अब एक ग्रुप ए में क्या बोला कि ग्रुप ए में एक उनको बीकर दे दिया, ऐसे ग्लास दे दिया, और ग्रुप बी को भी एक ग्लास दे दिया। अब इन दोनों को बोला कि इनके अंदर डाला ग्रुप ए में 1 टेबल स्पून क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाल दिया, ठीक है। और ग्रुप बी में क्या डाला, ग्रुप बी में 2 चम्मच डाल दिए, ठीक है, 2 टेबल स्पून 2 चम्मच डाल दिए, किसके, CuSO4 को। अब इसके बाद टेस्ट किया कि ये होमोजेनस मिक्सचर है कि नहीं है। तो जब इनको घोला गया तो ये पाया गया कि जो ग्रुप ए था वो क्या था, यूनिफॉर्म था, ठीक है। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों यूनिफॉर्म सॉल्यूशन थे, क्योंकि एक से दिख रहे थे, और एक से दिख रहे थे मतलब कि कलर लगभग लगभग एक सा था। तो ग्रुप ए और बी जो थे वो यूनिफॉर्मली कंपोजिशन थी, क्योंकि एक पूरा घुल गए, घुलनशील थे। तो इसमें इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, क्या, शुगर और सॉल्ट का, ठीक है, शुगर और सॉल्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या, कि शुगर और सॉल्ट को अगर किसी में भी अगर 1 चम्मच डाला तो भी वो पूरा घुल जाता है, 2 चम्मच डाला तो भी वो पूरा घुल जाता है, 3 चम्मच डाला तो भी पूरा घुल जाता है। पर अगर आप चम्मच को बढ़ाते चले जाएंगे तो पर एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसको सैचुरेशन स्टेट बोलते हैं। उस सैचुरेशन स्टेट के बारे में हम भी आगे पढ़ेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, कि तब क्या होगा, तब घुलेगा नहीं। पर अभी हमें क्या सिंपल समझना है, होमोजेनस मिक्सचर की ऐसा मिक्सचर जहां पर आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो मिले वो एक सा मिले, मतलब एकदम से सिमिलर सा दिखे, एकदम एक सा दिखे। तो वो क्या हो गया, इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों था वो कैसा दिख रहा है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का दिख रहा है। ये बात तो यहाँ से समझ में आती है। अब आइए दूसरी बात को समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो दूसरा पॉइंट समझते हैं कि वेरिएबल कंपोजिशन कैसे है। अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाला तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई कलर आया, ठीक है, यहाँ भी कलर आया, यहाँ पर भी कलर आया। अब कलर कैसा आया, लगभग आपका ब्लू की तरफ कलर आया, और यहाँ भी ब्लू की तरफ कलर आया, ठीक है। अभी हम दूसरा पॉइंट समझ रहे हैं, वेरिएबल कंपोजिशन। अब ये पाया गया कि जो ग्रुप ए था इसमें कलर की इंटेंसिटी क्या थी, थोड़ी कम थी, ठीक है। पर ग्रुप बी में कलर की इंटेंसिटी क्या थी, थोड़ी ज्यादा थी। क्यों थी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर 2 टेबल स्पून डाला गया था और यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाला था, मतलब 1 चम्मच कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्रिस्टल को डाला था वाटर के अंदर, और ग्रुप 2 में क्या था, 2 चम्मच को डाला था। तो इसके हिसाब से ये समझ में आया कि कलर की इंटेंसिटी की, कलर की तीव्रता ये डिटरमाइन करती है कितना चम्मच पानी में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्रिस्टल्स पड़े हैं। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि है तो ये होमोजेनस मिक्सचर, पर इसकी कंपोजिशन भी कैसी हो रही है, वेरिएबल है। तो मतलब इसमें कम होना और इस वाले केस में ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होना कलर की, ये डिटरमाइन करता है कि जो कंपोजिशन है ये वेरिएबल है। मतलब अगर मैं 3 चम्मच डाल दूंगी तो वो और चटक कलर आ जाएगा। मैंने 3 चम्मच डाल दिया मान लीजिए इस बीकर में, तो क्या हो गया, कलर और चटक आ गया। तो ये सब कलर का डिफरेंट डिफरेंट कलर की इंटेंसिटी का होना वेरिएबिलिटी ऑफ कंपोजिशन को डिटरमाइन करता है कि परिवर्तनशील रचना है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। और ये मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन से कंफ्यूज होते आप, क्योंकि यहाँ पर आप, अगर आपको डायरेक्टली ये मिलता तो आप सिर्फ यूनिफॉर्म कंपोजिशन पर लगाकर आ जाते उत्तर, तो वहीं पे आपका क्वेश्चन हो जाता गलत। क्योंकि होमोजेनस मिक्सचर में आपके एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो होता ही होता है, साथ में साथ उसका वेरिएबल कंपोजिशन भी होता है। और वो मैंने वेरिएबिलिटी आपको बता दिया कि वो क्यों होती है, ठीक है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से फिर से देख लेंगे, नहीं तो आप एक बार इसको सब कुछ करने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, नहीं तो आप एनसीईआरटी पढ़ के इन सब क्वेश्चंस को देखा करिए, तो आपको एक क्वेश्चन से क्लियरिटी और होती चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द होमोजेनस मिक्सचर। अब वापस से होमोजेनस मिक्सचर के बारे में बात हो रही है कि सजातीय मिश्रण के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। क्या सॉल्यूशन विलयन सजातीय मिश्रण का उदाहरण है? देखते हैं। होमोजेनस मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। सजातीय मिश्रण दो या दो से अधिक घटकों का मिश्रण है। ठीक है, देखते हैं। पार्टिकल साइज इसमें बड़ा होता है। देखते हैं। मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो आपने इसका उत्तर लगा लिया होगा अपने हिसाब से। आइए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसमें भी इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, मोर देन वन ऑफ द अबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो सजातीय मिश्रण होते हैं उनके इन सारे मिश्रण की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, मैंने अलग से स्लाइड लगाई है, चिंता मत करिएगा। अपना आपको जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करते जाइए, नहीं तो यहाँ पर जो अटैच है उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक तरह से क्या है, होमोजेनस मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सॉल्यूशन आप याद रखेंगे। अगर कोई भी चीज घुल जा रही है तो वो क्या है, वो सॉल्यूशन है। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर शुगर को डाला तो शुगर क्या हो गया, घुल गया। अब शुगर घुल गया तो सारे के सारे क्या हो गए, इसमें पूरे इसके पार्टिकल्स जो थे शुगर के, वो कैसे वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या हो गए, घुस गए इजिली, क्या है उसके स्पेस में आ गए। तो इससे क्या हो गया, वो सॉल्यूशन बन गया। तो वो सॉल्यूशन कैसा बन गया, होमोजेनस बन गया। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट। ठीक है, फिर बात करते हैं, होमोजेनस मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। अब सही बात है, यहाँ पर शुगर को ऐड कर दिया या साथ ही साथ यहाँ पर हमने ऐड कर दिया सॉल्ट को ऐड कर दिया, तो दोनों इसके अंदर क्या है, दोनों क्या हो, घुल जाएगा। तो इससे ये समझ में आता है कि ये एक या एक से अधिक मिक्सचर कंपोनेंट्स का है, क्या है, मिक्सचर है। मतलब मिक्सचर एक से दो अधिक घटकों का क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपके ठीक है। फिर पार्टिकल साइज यहाँ बिग नहीं होता है, यहाँ पे पार्टिकल साइज स्मॉल होता है। आगे चल के हम इस पॉइंट को भी क्लियरिटी से समझेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, और क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले ना। जब मैं इतने क्वेश्चंस को फॉर्म कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए आपसे बोलती हूँ कि थोड़ा सा आप लोग से जब अगर कमेंट करते हो ना, तो 1-to-1 कॉन्टैक्ट जैसे लगता है कि बातचीत चल रही है आप लोगों से। चलिए स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनस मिक्सचर। निम्नलिखित में से कौन सा होमोजेनस मिक्सचर है? ठीक, तो अभी जितने भी क्वेश्चन होमोजेनस मिक्सचर्स के हो सकते हैं ना, मैंने सारे फ्रेम कर दिए हैं आपके एनसीईआरटी बुक के। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा, आपको पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा अभी। तो इसमें से टिंचर ऑफ आयोडीन या चॉक इन वाटर या शुगर इन वाटर या मोर देन वन ऑफ द अबव, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत सारे लोग गलत कर देंगे, अगर जिसने एनसीईआरटी ध्यान से नहीं पढ़ी होगी। और जिसने पढ़ी होगी वो इस क्वेश्चन को इजिली अटेम्प्ट कर लेगा। देखो, होमोजेनस मिक्सचर जहां पे दिखा, अब दिमाग में क्या आता है कि चॉक इन वाटर, तो हमने पढ़ा है कि ये होमोजेनस मिक्सचर नहीं होता है, ये क्या हो जाता है, हेट्रोजेनस में आ जाता है, या ये सस्पेंशन वाले एग्जाम्पल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट कर ही देंगे आप लोग आसान में। अब आप एग्जाम में क्या कर देंगे गलती से, कि जल्दी से शुगर इन वाटर लगा के और आंसर पे आगे बढ़ जाएंगे। पर यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक और आपको एग्जाम्पल दिया है, जो है आपका टिंचर ऑफ आयोडीन। तो टिंचर ऑफ आयोडीन भी क्या है, आपका होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। इस पॉइंट को आप नोट करके इंपॉर्टेंट स्टार लगाकर अपनी कहीं भी जहां नोट कर रहे हैं नोट्स को, वहां पर इसको ऐड कर लीजिए कि होमोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स मैं आपको सारे नोट करा देती हूँ एनसीईआरटी के, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो सारे एग्जाम्पल्स आप नोट करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाता है आपका टिंचर ऑफ आयोडीन। तो टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे, शुगर इन वाटर, जो कि सबको पता है। तीसरा एग्जाम्पल आप याद करेंगे कि जो एरिएटेड ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, जैसे जी कि आपका हो गया कोका कोला हो गया, या इस तरह की जिसमें कि कोई गैस प्रेजेंट होती है, तो सोडा वाटर हो गया। तो ये सब क्या है, ये भी आपके होमोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल होते हैं। तीसरा आपका चौथा आपका एग्जाम्पल हो गया इंपॉर्टेंट, तो भी मैंने क्या बताया आपको, ड्रिंक्स। और ड्रिंक्स कैसी, आपकी एरिएटेड ड्रिंक्स। ठीक है, जिसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, जिसमें कि आपको झाग जो देखने को मिलता है। ठीक है, अब दूसरी बात, चौथी बात करेंगे, तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आपको जो एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखना है कि एयर। तो एयर हमारा किस तरीके का मिक्सचर है, एयर हमारा होमोजेनस मिक्सचर है। हमको लगता है देखने में कि एयर कैसा है, हेट्रोजेनस है। ठीक है, पर एयर क्या है, एयर भी आपका होमोजेनस मिक्सचर के अंदर आता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट से बना हुआ होता है। अब ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आगे मैंने इसका क्वेश्चन डाला हुआ है। तो चलिए, अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। इस कारण से आपका जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, उसके कारण से आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ। जो सॉल्यूशन है, घोल है, वो किससे बना होता है?
वो सॉल्वेंट से बना होता है, विलायक से बनता है, या आपका सॉल्यूशन से बनता है, या ईदर वन ऑफ द टू, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर आपका नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या आंसर आपका होना चाहिए? चलिए इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें सॉल्यूशन नहीं था, सॉल्यूट लिखा था। ठीक है, तो सॉल्यूशन किस चीज से बना होता है? तो सॉल्यूशन हमेशा आप याद रखेंगे। अगर मैं इसके सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा वापस से मोर देन वन ऑफ द अबव। अब इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव क्यों हो रहा है? जस्ट अ सेकेंड, हाँ। क्यों? क्योंकि ये बना होता है किसके? सॉल्वेंट से, और दूसरा आपका सॉल्यूट से मिलके, मतलब विलायक और सॉल्यूट की हिंदी विलय। तो आपका सॉल्यूशन किससे किससे बना होता है? आपका सॉल्यूट और आपका सॉल्वेंट से बना होता है। इसका मतलब एक विलायक होता है और एक विलय होता है। अब देखो इसको समझ लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं ये। जस्ट अ सेकेंड, ये पता नहीं क्या हो जा रहा है स्क्रीन पे बार बार। हाँ, तो जो सॉल्वेंट होता है वो आपका हो गया वाटर, जिसके अंदर चीज को घोला जा रहा है, और सॉल्यूट मतलब जिस चीज को घोला जा रहा है। तो जिस चीज को घोला जा रहा है, जैसे कि हो गई इसमें चीनी, तो चीनी को घोल रहे हैं पानी में, तो चीनी हो गई सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो गया पानी। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे कि जो कंपोनेंट होता है वो सॉल्यूशन का, उसमें एक सॉल्यूट किसमें? सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, और जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है, सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। इस बात को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन आपका एक वनडे एग्जाम में मैंने कहीं देखा है कि सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है। इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि ये किसके से बना होता है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि 29 क्वेश्चंस हो पाएंगे, कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखते हैं कितना वीडियो चलता है और कितना देर तक ये अपलोड होने के लिए दिक्कत हो जाती है, बहुत लंबा रहता है तो। द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी, किसी विलय में किसी विलयन में विलय और विलायक नहीं हो सकते हैं। तो क्या क्या नहीं हो सकते हैं देख लेते हैं। सॉलिड इन अ गैस, लिक्विड इन अ सॉलिड, गैस इन अ लिक्विड, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, एक क्या मैंने बताया कि जो सॉल्यूशन बनता है, तो सॉल्यूशन कैसे बन जाता है? घोल कैसे बनता है? उसमें मिला होता है क्या? सॉल्यूट मिला होता है, और दूसरा मिला होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या इसमें नहीं हो सकता? मतलब कौन सा फॉर्म सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फॉर्म नहीं हो सकता है? ठीक है, तो देख लेते हैं आपका सॉलिड इन गैस। हाँ, तो यही यही क्या है? कैनॉट पूछा है, तो यही होगा आपका आंसर। लिक्विड इन सॉलिड, तो लिक्विड इन सॉलिड हो जाएगा आपका एग्जाम्पल। और साथ ही साथ आपका लिक्विड इन सॉलिड, ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका कैनॉट में आ जाएगा। यहाँ पे अगर लिखा होता सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, याद देखेंगे, सॉलिड इन लिक्विड लिखा होता तो सॉलिड आपका क्या बन जाता? सॉल्यूट बन जाता, और लिक्विड आपका क्या बन जाता? सॉल्वेंट बन जाता। ठीक है, जिसमें कि शुगर या वाटर का एग्जाम्पल हो गया, या आपका टिंचर और आपका एसीटोन का एग्जाम्पल हो गया, या एल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों आपके हो जाएंगे क्या? इसके आंसर कि कैन नॉट बी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। वापस से इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्या क्वेश्चन है? आपको ऐसा आंसर को चुनना है जिसमें कि कैन नॉट वाली बात है। तो पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा सॉल्यूट बन सकता है, कौन सॉल्वेंट बन सकता है। ठीक है, तो सॉलिड इन गैस, तो सॉलिड आपका क्या होगा? सॉलिड आपका सॉल्यूट होना चाहिए, और गैस आपकी क्या होनी चाहिए? सॉल्वेंट होनी चाहिए। तो ऐसा तो कोई केस नहीं देखा गया है। फिर लिक्विड इन सॉलिड, यहाँ पे अगर सॉलिड इन लिक्विड होता तो आपका हो जाता। तो आपका अगर मान लो ये शुगर हो जाता सॉल्यूट, और ये हो जाता आपका वाटर सॉल्यूशन, तो ये तो उल्टा दिया हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर गैस इन अ लिक्विड, तो गैस इन अ लिक्विड क्या हो जाएगा? जितने भी आपके एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा आपका? जितने भी एरेटेड ड्रिंक्स आपने जो देखे, कोको कोला, क्या, सेवन अप और ये सब जितने भी ड्रिंक्स हैं, समझ गए होंगे आप लोग, जिसमें भी क्या है? गैस डलती है। तो ये क्या एग्जाम्पल हो जाएगा आपका? इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होकर सॉल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें? मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है इस हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन आर। विलेन के गुण होते हैं, तो विलेन के क्या गुण होते हैं? इट इज अनस्टेबल, वो अस्थिर होता है। पार्टिकल साइज इज स्मॉल होता है। इट कैनॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, ये अनस्टेबल होता है तो नहीं। क्या होते हैं आपके पार्टिकल्स जो हमेशा होते हैं, क्या ये होते हैं? ये स्टेबल होते हैं। तो ये अनस्टेबल की तो बात गलत हो जाएगी। ये हमेशा कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। ठीक है, पार्टिकल साइज स्मॉल होता है, बात ठीक है। और कैनॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, ये स्कैटर नहीं कर पाते हैं बीम ऑफ लाइट, क्योंकि इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और होमोजेनस मिक्सचर होने के कारण इनके जो पाथ है वो विजिबल नहीं होता लाइट का, इसलिए स्कैटर नहीं कर पाते लाइट को। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 और 3 करेक्ट होने की वजह से।
ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। ये आ गया आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्लाइड, जिसमें कि आपकी सारी प्रॉपर्टीज मैंने एक साथ लिख दी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जैसे भी आपको समझना है समझ लीजिएगा। चलिए, सबसे पहली बात है सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है, सजातीय मिश्रण है। ठीक है, अब पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, स्मॉलर 1 नैनोमीटर इन डायमीटर से भी छोटा होता है। ठीक है, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। हम इसकी अगर हमने चीनी और पानी को मिला दिया तो हम पार्टिकल चीनी का नहीं देख सकते। ठीक है, दे डू नॉट स्कैटर। अब इतने स्मॉल होने की वजह से ये क्या होते हैं, दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। द सॉल्यूशन मतलब वे विलयन से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को बिखरने नहीं देते। फिर निस्पंदन की प्रक्रिया द्वारा घोल के कणों को मिश्रण के से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब सॉल्यूशन पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, द सॉल्यूशन पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। ये अगर इनको छोड़ दिया जाए शांति से तो ये नीचे नहीं बैठते, और इसीलिए क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, ये स्थिर होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, सस्पेंशन की। अब सस्पेंशन क्या है, तो सस्पेंशन क्या है, इसका आंसर आपको निकालना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि होमोजेनस निलंबन, होमोजेनस मिक्सचर एंड सॉल्यूट्स गेट डिसॉल्व इन इट। ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है और सॉल्यूट क्या है, इसमें पूरा डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर वेयर सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व। ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, पार्टिकल्स आर विजिबल टू नेकेड आइज। मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोर देन वन ऑफ द अबव। अब ये क्यों हुआ, देखो सस्पेंशन है तो होमोजेनस मिक्सचर तो नहीं होगा, तो ये कैसा मिक्सचर है, आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर है। जैसे ही आपका विषमांगी मिश्रण आता है तो इसमें क्या होगा, आपका विलय के जो कण कण होते हैं विलय के, ये आपके घुल नहीं पाते। ठीक है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो घुल नहीं पाते, इसीलिए ये हमको आंखों के द्वारा, नग्न आंखों के द्वारा देखे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 करेक्ट होने की वजह से आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सस्पेंशन इज अनस्टेबल। अभी तक हमने देख लिया कि सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, और अब क्यों होता है अनस्टेबल। ठीक है, तो निलंबन अस्थिर है क्योंकि सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ये सॉल्यूट जब निलंबन को अबाधित छोड़ दिया जाता है तो विलय कण नीचे बैठ जाते हैं, या सॉलिड पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, या ये पूरे अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। भाई डिसॉल्व हो जाते हैं तो ये अनस्टेबल कैसे होते हैं, तो ये तो सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व हो जाते हैं तो ये तो हो जाता है हमारा होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल, या इसको हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, तो ये तो गलत हो जाएगा। सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ये कैन नॉट, ये क्या होते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स आपके देख सकते हैं आप, तो इसको तो सेपरेट किया जा सकता है, तो ये आपका नॉट वाला गलत हो गया। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन। आप इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल देखेंगे, ये ग्लास है, इसमें पानी पड़ा हुआ है और इसमें क्या कर दिया, चौक के बुरादे को डाल दिया। ठीक है, ये इसमें चौक के बुरादे को डाल दिया, जैसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है तो ये चौक का बुरादा क्या होता है, नीचे का नीचे आकर सेट हो जाता है, बैठ जाता है। तो इससे ये समझ में आता है कि ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, अस्थिर होते हैं, और जब इनको छोड़ दिया जाता है शांति से तो ये क्या होते हैं, ये स्थिर कंडीशन पे आ जाते हैं। और ये स्थिर कैसे हो जाते हैं, ये सेटल हो जाते हैं नीचे सतह पर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट की जब निलंबन को अबाधित छोड़ दिया जाता है तो विलय कर नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इजी था, आसान था, समझ में आ गया होगा। अब आइए सारे पॉइंट्स को सस्पेंशन के देख लेते हैं कि सस्पेंशन कैसा है। एक विषमांगी मिश्रण है, कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। यह अपने से गुजरते हुए प्रकाश की एक किरण बिखेरता है और इससे मार्ग से दृश्यमान बनता है। मतलब आपको ये याद रखना है कि इट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, मतलब अगर इसके कण देखने में आप देख सकते हैं तो ये कण को क्या है, स्कैटर कर देता है बीम ऑफ लाइट को, और पाथ क्या है, विजिबल होता है। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन, जब सेटल हो जाते हैं, जब सस्पेंशन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। फिर पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। व्हेन पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर द लाइट एनीमोर। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब क्या होता है, जब सस्पेंशन को ऐसे ही शांति से छोड़ दिया जाता है तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेट हो जाते हैं, तब उसके बाद जो ऊपर का पानी बच जाता है वो होमोजेनस हो जाता है, तब वो स्कैटर नहीं करता बीम ऑफ लाइट को, जब उसमें से लाइट को पास किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अब बात आ जाती है कोलाइडल सॉल्यूशंस की। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, ये आपके एक तरह से होमोजेनस होते हैं, कि होमोजेनस और हेट्रोजेनस दोनों होते हैं, या हेट्रोजेनस होते हैं, या मोर देन वन ऑफ द अबव होता है, या नन ऑफ द अबव होता है। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये आपके हेट्रोजेनस होते हैं, मतलब विजातीय होते हैं।
सॉल्यूशंस में, ठीक है। अब आइए इसको समझ लेते हैं, कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट कि जो आपके, देखो आपको इसमें एग्जाम्पल किस किस का याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसका, एनसीईआरटी का। पहला तो आपको मिल्क का पता है कि मिल्क क्या है, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। दूसरा आपको याद रखना है एग्जाम्पल्स का इंक का, ठीक है। दोनों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, मिल्क और इंक दोनों कैसे सॉल्यूशंस बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं। ये देखने में क्या होते हैं, कोलाइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लो मैंने क्या किया, एक मैं ग्लास बना देती हूँ। अब इस ग्लास में क्या किया, मैंने दूध को डाल दिया, ठीक है। ये व्हाइट व्हाइट सा क्या है, ये इसमें मिल्क प्रेजेंट है। तो इस मिल्क को मैंने इसमें डाल दिया और मिल्क में क्या करा, थोड़ा सा इसमें क्या करा, पानी ऐड कर दिया, ठीक है। अब पानी और वाटर, तो अब इसमें ये नहीं कोई बता सकता कि इसमें कितना पानी है और कितना दूध है। तो इससे ये समझ में आता है, कुछ पॉइंट्स इससे निकल के आते हैं कि पहला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो कण होते हैं, ये क्या होते हैं, ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। अब ये इतने अच्छे से स्प्रेड हो जाते हैं, ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, इतने अच्छे से स्प्रेड हो जाते हैं कि ये नहीं समझ में आता कि कितना पानी है कितना दूध है, ठीक है। अब इसके इतने अच्छे से स्प्रेड होने की वजह से ऐसा लगता है क्या है कि ये सॉल्यूशन कैसा है, होमोजेनस है। पर ये सॉल्यूशन होमोजेनस नहीं होता, ये सॉल्यूशन कैसा होता है, ये हेट्रोजेनस सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, यस, ये आपके विषमांगी ये सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। सजातीय नहीं होते, विषमांगी होते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, अब ये इतने छोटे, इसके देखो, इसके जो कण होते हैं ये बहुत ही स्मॉल होते हैं। अब ये कण स्मॉल होने की वजह से क्या था, ये होमोजेनस की तरह लग रहा था, पर ये था कैसा, हेट्रोजेनस था। अब ये स्मॉल कण है तो इसका मतलब कि जैसे हमारा होमोजेनस मिक्सचर में था, सॉल्यूशन में था कि पार्टिकल्स जब इतने स्मॉल थे तो क्या थे, जो बीम ऑफ लाइट आ रही थी, जो रेखा रोशनी आ रही थी उसकी, प्रकाश की, उससे क्या थी, वो स्कैटर नहीं हो पा रही थी। पर यहाँ पे भी क्या है, स्कैटरिंग इफेक्ट देखने को मिलता है किसमें, आपका कोलाइडल सॉल्यूशंस में, ठीक है। तो आगे हम इस पॉइंट्स को क्लियर करेंगे अपने क्वेश्चंस के थ्रू। तो यहाँ तक अभी आपको बातें समझ में आई होंगी और आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, हेट्रोजेनस सॉल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर, मैंने सब मोस्टली बोल ही दिया है, तो अब तो आप इसके आंसर तक इजिली पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड एंड कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आईज। टकराव के कारण, जस्ट अ सेकेंड, टकराव के कारण समान रूप से फैले होते हैं और नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। तो देखो थोड़ा सा मेरे ख्याल से गूगल ट्रांसलेशन में दिक्कत है, इसको इंग्लिश में देख लीजिए कि पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड, कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आईज, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट, ठीक है। देखते हैं, द पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड इज होमोजेनस मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, इसका क्या उत्तर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। देखो, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, तो ये पॉइंट तो ठीक है, अभी हमने समझा भी था कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही अच्छे से यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं और इनको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। फिर सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट, ये तो बात गलत है। ये किसके लिए, किसका था एग्जाम्पल, ये आपका था एग्जाम्पल, मतलब लाइन किसके लिए है, सस्पेंशन के लिए, कि सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये डिसॉल्व नहीं हो पाते प्रॉपरली और रिमेन सस्पेंडेड। अब इसको आप जो अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो नीचे सेट आउट हो जाएंगे। फिर ये कैसे होता है, ये कैसा मिश्रण होता है, ये होमोजेनस होता है, नहीं ये होमोजेनस नहीं, ये मिश्रण कैसा होता है, हेट्रोजेनस मिश्रण ये पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन के सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं इंपॉर्टेंट, कि कोलाइड्स क्या होते हैं, एक तरह से ये हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, इनके साइज बहुत ही छोटे हैं कि इनको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इट कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, ठीक है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ये इसीलिए ये क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं ये स्टेबल होते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, बल्कि ये कौन सी प्रक्रिया से फिल्टर आउट हो सकते हैं, ये आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रक्रिया से फिल्टर आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स थे क्या इंपॉर्टेंट आपके कोलाइडल सॉल्यूशंस के। अब देखो ये जो स्लाइड है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्यों, क्योंकि इससे क्वेश्चंस कई बार कई एग्जाम में आए हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि फॉग, फॉग किसका एग्जाम्पल है, सस्पेंशन है, सॉल्यूशन है, कोलाइडल है कि क्या है। तो फॉग एग्जाम्पल हो गया, फिर आपका क्लाउड हो गया, मिस्ट हो गया, स्मोक हो गया, सब क्या है, कोलाइड्स है। अब इसमें आपको याद क्या रखना रहता है, देखो इंपॉर्टेंट है, स्लाइड को एक दो बार देखोगे तभी याद हो पाएगी, ठीक है। एक बार ऐसे चलते फिरते फिर देख लिया, चलते फिरते फिर
फिर देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट लेकर फोन में रख लो। अब आपको याद क्या रखना है इसमें कि फॉग कैसे बना होता है। तो ये लिक्विड और गैस का ये आपका ये एरोसोल है एक तरह से, ठीक है। ये इमल्शन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, इमल्शन का एग्जाम्पल याद करेंगे, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपकी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मिल्क आपका इमल्शन है और ये कोलाइडल सॉल्यूशन भी है, तो मिल्क आपका किस में आ जाएगा, मिल्क आपका एक तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन तो है ही है, साथ ही साथ ये क्या है, इमल्शन भी है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मिल्क हो गया। अब आपको क्या क्या याद रखना है, देखो मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर देती हूँ, जो कि आपके कई बार रिपीटेड हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। जैसे कि फॉग हो गया, तो फॉग आपका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, एरोसोल का हो जाता है, ठीक है। फिर आपका एग्जाम एक में पूछा जाता है स्मोक, स्मोक भी क्या है आपका एरोसोल है, ठीक है। फिर आपका एग्जाम में पूछा जाता है मिल्क, तो मिल्क क्या है, इमल्शन है, ठीक है। फिर आपका एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन जेल का, तो जेल का क्या हो जाएगा आपका, जेली, चीज, बटर, ये सब हो गए, ठीक है। फिर आपका एग्जाम्पल एक पूछा जाता है इंपॉर्टेंट की शेविंग क्रीम, तो शेविंग क्रीम में ये पूछा जाता है कि गैस और लिक्विड मिलके एक शेविंग क्रीम बनती है। तो इस तरीके से आपको एक दो बार आप इसको देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से क्वेश्चन अगर आ गया तो कहीं गलत नहीं होना चाहिए किसी का, और जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनका तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, फाइंड अमंग्स द फॉलोइंग व्हिच हैव शो द टिंडाल इफेक्ट, निम्नलिखित में से वह खोजो जो टिंडाल इफेक्ट को शो करता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लो टिंडाल इफेक्ट क्या होता है। तो टिंडाल इफेक्ट क्या होता है कि जब भी लाइट की रोशनी अगर किसी सॉल्यूशन से पास करी जाए और वो क्या करे, स्कैटर करे अपनी लाइट को, जो बीम ऑफ लाइट आ रही है उसको स्कैटर कर दे, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं। और टिंडाल इफेक्ट हमको कोलाइडल सॉल्यूशंस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो टिंडाल इफेक्ट, अब आपको क्या पूछना है कि इसमें कौन से ऐसे है इसमें जिसमें आपको टिंडाल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आप सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या ये सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, तो नहीं, ये टिंडाल इफेक्ट नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि ये एक तरह से सॉल्यूशन है। अगर आप एक ग्लास में पानी है और इसमें आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को डाल देंगे, CuSO4 के क्रिस्टल्स को डाल रहे थे, तो वो क्या बना रहा था, वो आपका होमोजेनस सॉल्यूशन बना रहा था, ठीक है। हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़ा था कि होमोजेनस सॉल्यूशन बना रहा था, जिसमें कैसा था, यूनिफॉर्म था। और हमने एक दूसरा केस देखा था कि वेरिएबल था। वेरिएबल क्यों था, क्योंकि अगर कलर की इंटेंसिटी, अगर जितना ज्यादा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल रहे थे उतना ज्यादा उस बीकर में कलर की इंटेंसिटी ज्यादा थी। तो ये समझ में आ रहा था कि होमोजेनस मिक्सचर वेरिएबल भी हो सकते हैं और यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, तो ये केस तो हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो हाँ, ये बात ठीक है कि सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर क्या होता है, टिंडाल इफेक्ट शो करता है, क्योंकि ये कोलाइड्स होते हैं। फिर पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन एयर, पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन एयर, तो ये भी क्या है, ये भी आपका क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन को शो करता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका कोलाइड्स है। फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, तो इसका मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कोलॉइड, कोहरा किस प्रकार का कोलाइड का उदाहरण है। तो अब आपको ये जो मैंने अभी आपको स्लाइड दिखाई थी उसी से क्वेश्चन है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच सकते हैं कि ये लिक्विड इन गैस है, ये गैस में तरल है, ये आपका कोहरा, ठीक है। तो फॉग एक तरह का कोलाइड है, पर किस तरीके का कोलाइड है आपका फॉग, लिक्विड इन गैस। इसी में आप फॉग के साथ साथ क्या और याद रखेंगे, क्लाउड याद रखेंगे, मिस्ट याद रखेंगे, तो ये सब एग्जाम्पल हो गए आपके कोलॉइड्स लिक्विड इन गैस के। और लिक्विड इन लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड इन लिक्विड क्या हो जाता है आपका, इमल्शन हो जाता है, ठीक है, इमल्शन हो जाता है। और ये कौन सा इमल्शन है आपका, मिल्क, और आपका साथ में फेस क्रीम, ठीक है। फिर गैस इन आपका सॉलिड हो जाएगा, गैस इन सॉलिड हो जाएगा आपका फोम, ठीक है, फोम हो गया। फिर आपका रबर हो गया, फिर आपका स्पॉन्ज हो गया, तो ये सब हो गए गैस इन सॉलिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें आपका, लिक्विड इन गैस, जो कि आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ, अब कौन से प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं पार्टिकल्स को कोलाइड के, तो सही बात है कि इतने ज्यादा स्मॉल होते हैं कि उसमें फिल्ट्रेशन, छानने की जो आपका काम होता है वो नहीं कर सकते हैं। फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को आप कर सकते हैं, और सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स जो है वो सेपरेट आउट हो सकते हैं, ठीक है। आसान था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब वही क्वेश्चन हमने जो पहले करा हुआ है, तो आप इजिली इसमें लगा सकते हैं कि एयर इज अ
क्या कौन सा मिक्सचर है एयर आपका? होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब आपका होमवर्क आज का क्या होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ये कमेंट मैं इसलिए पूछती हूँ जिससे कि समझ में आए कि आप मेरे क्वेश्चंस को देख भी रहे हैं पूरा कि नहीं, कि बस थोड़ा देखा और छोड़ दिया। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एयर के में कॉम्पोजिशन ऑफ एयर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, किसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, अन्य गैसेस कितने कितने प्रेजेंट होते हैं। तो एयर की कॉम्पोजिशन मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मेरे सारे व्यूअर्स को कि आप मुझे जरूर आंसर करके बताएंगे। ठीक है, जरूर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा कि एयर इज अ कैसा होता है? होमोजेनस मिक्सचर होता है। एयर हमारा किस तरीके का मिक्सचर है? होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 19वां क्वेश्चन, A solution which consists a solution which contains the maximum amount of solution at any given temperature is known as। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे, इसमें टाइपिंग में एरर आई है कि अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट एनी गिवन टेम्परेचर इज नोन एज। ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसमें दिए गए तापमान पर विलय की अधिकतम मात्रा होती है। तो यहाँ पर विलय हो जाएगा, ये विलयन नहीं आपका विलय हो जाएगा। ठीक है, तो विलय की अधिकतम मात्रा होती है तो वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, संतृप्त आपका घोल होता है। ठीक है, असंतृप्त घोल में अनसेचुरेटेड कब होगा? जब तक कि आप अगर कोई भी चीज आप घोल रहे हैं, चीनी आप पानी में घोल रहे हैं तो वो एक समय के बाद घुलना बंद कर देती है। ठीक है, वो क्यों घुलना बंद हो गई? क्योंकि अब वो सॉल्यूशन क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। अब क्या करेंगे? उसको हीट करेंगे तो हीट करने से थोड़ा सा वो और घुलेगी, पर फिर भी एक बार एक समय आ जाएगा कि अब वो घुलना बंद हो जाएगी। तो वो कैसा सॉल्यूशन होता है? वो आपका संतृप्त घोल होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब यहां से हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको अगले सेशन में कर ले। चलिए खत्म ही कर देते हैं आज, पर अब मैं इतने लंबे सेशन को नहीं लाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है सेशन। अभी क्वेश्चंस आपके 15 से 20 क्वेश्चंस ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन से। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स बाय एवेपोरेशन टेक्निक कैन बी अप्लाइड टू। वाष्पीकरण तकनीकी द्वारा घटकों को अलग करना लागू किया जा सकता है। तो ये आपका वाष्पीकरण किस किस चीजों में आप अप्लाई कर सकते हैं? तो एवेपोरेशन टेक्निक। ठीक है, तो इसका फर्स्ट देख लेते हैं, सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो हाँ, यहाँ तो कर सकते हैं कि आपने देखा होगा कि समुद्र के किनारे बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं, उसमें समुद्र का पानी डाल दिया जाता है जिससे कि इवेपोरेशन हो, और जब पानी इवेपोरेट हो जाए तो बचा हुआ चीज क्या हो जाता है? आपको सॉल्ट मिल जाता है। तो ऐसे ही क्या है? नमक प्राप्त किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स। ऐसे कंपोनेंट्स जो कि क्या है आपके अस्थिर और गैस वाष्पशील घटक। ठीक है, दूसरी बात होती है ऑयल फ्रॉम वाटर। तो ऑयल फ्रॉम वाटर कैसे आप रिमूव आउट कर सकते हैं इस प्रक्रिया को? जैसे ऊपर पानी है, ये आपका हो जाता है डिकैंटेशन की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये तो डिकैंटेशन हो गया। फिर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, तो ये बात ठीक है कि आप किसमें, आप इसका एग्जाम्पल देखो, अभी मैं बता दूँ इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। अब सब रब करके आपको एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का बताती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट का जो एनसीईआरटी बुक में आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें आपकी कौन सी प्रक्रिया लग रही है? इवेपोरेशन की प्रक्रिया लग रही है। अब इसमें क्या करा है उन्होंने, एक जो आपका वोलेटाइल कंपोनेंट क्या हो गया इसमें, इस एग्जाम्पल में वोलेटाइल कंपोनेंट हो जाएगा आपका वाटर, और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट हो जाएगा इसमें आपका, नॉन वोलेटाइल हो जा रही है आपकी इंक या डाई। ठीक है, इसमें क्या किया इन्होंने कि एक बीकर लिया, और इसमें इन्होंने क्या किया है, एक बीकर लिया है। ठीक है, अब इस बीकर के ऊपर एक ऐसी डिश सी रख दी है। अब इस डिश के ऊपर क्या किया इन्होंने, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कुछ इंक की बूंदे गिरा दी हैं। एक डाई है या इंक है, इसको गिरा दिया है। अब नीचे से क्या हो रहा है, बीकर हो रहा है हीट। ठीक है, यहाँ से थोड़ा बीकर में पानी है तो पानी क्या है, बॉयल हो रहा है और हीट हो रहा है। अब हीट होने से क्या हो गया, इस इंक में जो पड़ा हुआ पानी था वो तो उड़ गया। ठीक है, इंक में जो पड़ा हुआ पानी था वो उड़ गया, और जो बची क्या, वो इंक बची या डाई बची। ठीक है, तो ये जो डाई बच गई वो नॉन वोलेटाइल थी, और वोलेटाइल जो पानी था वो उड़ गया। तो इस हिसाब से क्या है कि वोलेटाइल से वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स को क्या है अलग अलग कर सकते हैं। मतलब कि
जो अस्थिर है या गैर वाष्पीकरण घटक को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको आप याद रखना है इंक और वाटर का। ये एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ इसके और एग्जाम्पल्स कैसे हो जाएंगे, सॉल्ट और सी वाटर इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें मोर देन वन ऑफ द अबव करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका एक पहली वाली प्रक्रिया सेपरेशन की टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को अलग किया जा रहा है। पहली टेक्निक आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टेक्निक देख लेते हैं हम कौन सी है क्वेश्चन के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सब्सटेंस थ्रू थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन इज डन फॉर। अब अपकेंद्रण द्वारा पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया किसके लिए की जाती है, वेयर फिल्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वेयर द सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल, वेयर डिकेंटेशन कैन नॉट बी डन, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये प्रक्रिया कहाँ कहाँ हो जा रही है, देखो डिकेंटेशन कैन नॉट बी डन, जहां डिकेंटेशन हो रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा। देखो जहां पर फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, जैसे कि हमने कोलॉइड्स में देखा था, कोलॉइड्स में क्या था कि फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, इसलिए वहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक को अपनाया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज जो है बहुत ही छोटा है और जिसको सेपरेट आउट करना मुश्किल है। तो उस ऐसी कंडीशन में क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को अपनाया जाता है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाता है। और साथ ही साथ जहां पर डिकेंटेशन की प्रक्रिया नहीं लगाई जा सकती, अब डिकेंटेशन की प्रक्रिया कहाँ लगाते हैं आप, जहां पर दो इस तरीके से लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है, लेयर्स जैसे कि आपका हो गया वाटर और आपका ऑयल हो गया। ठीक है, तो यहां पर डिकेंटेशन की प्रक्रिया आप नहीं लगा सकते। तो डिकेंटेशन से यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, आपको मोर देन वन ऑफ द अबव पे आंसर पे पहुंचना है, और आपका ये दो ऑप्शन क्या है, करेक्ट उत्तर की तरफ आपको लेकर जा रहा है। ठीक है, और डिकेंटेशन कहाँ हो जाता है, जहां पर सेपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटीज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 22, सेंट्रीफ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सेंट्रीफ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है आपका, तो इस सिद्धांत को देखेंगे जस्ट अ सेकेंड। हाँ, द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम, या लाइटर पार्टिकल स्टेज एट द टॉप, या डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड एट टू द टॉप, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो जो सेंट्रीफ्यूज होता है उसमें क्या होता है, कोई भी चीज अगर डाला है इस बीकर में और उसको बहुत ही स्पीड से क्या करता है, रोटेट किया जाता है, बहुत ही स्पीड, आरपीएम इसका बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। और इसमें क्या हो जाता है, आपका जो डेंसर पार्टिकल है, जो भारी है, सघन कण है, वो नीचे की ओर आने लगता है, और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ रह जाता है। तो इसने आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि घर पे मम्मी लोग क्या करती हैं जब मक्खन निकालती हैं, तो वो एग्जाम्पल किसका हो जाता है, वो सेंट्रीफ्यूग ही है, एक तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रक्रिया है मक्खन का अलग होना। ठीक है, जो कि घर में हम डेयरीज में या डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, जिसमें कि बटर और क्रीम अलग हो जाता है। ठीक है, फिर आपका दूध अलग हो जाता है। साथ ही साथ आपको इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स अन्य हैं जो कि अभी एनसीईआरटी के मैं आपको नोट करवा दूंगी, वो भी आप सेंट्रीफ्यूज वाले केस में याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, वो डेंसर पार्टिकल को फोर्स करता है नीचे की तरफ, और लाइटर पार्टिकल को क्या करता है, ऊपर की तरफ। तो मोर देन वन ऑफ द अबव, तो इसका उत्तर हो गया। अब डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड एट द टॉप, तो ये तो गलत हो जाएगा, डेंसर को नीचे लाता है। आइए अब इसके कुछ अन्य एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी के हैं, आप नोट जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल है कि ये आपका कहाँ कहाँ टेस्ट होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक आपका डायग्नोस्टिक सेंटर में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में इसका यूज में आता है। ठीक है, दूसरी बात होती है इसका यूज आपका डेयरी इंडस्ट्री में होता है। तीसरा इस्तेमाल इसका यूज होता है आपका वॉशिंग मशीन में। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। अब दो ऐसे लिक्विड है, दो अमिश्रणीय द्रव्यों के मिश्रण का पृथक्करण किस सिद्धांत पर आधारित है। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि दो, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बीकर लिया, यहाँ पर दो तरीके का यहाँ पानी है और ऊपर से क्या कर दिया, इसमें ऑयल डाल दिया। ठीक है, तो ऑयल क्या हो जाएगा, ऊपर सतह पर रह जाएगा, और पानी क्या है, नीचे रह जाएगा। तो अब ये किस बेसिस पे होता है, या किस उस प्रिंसिपल पर ये डिपेंड होता है। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं किस प्रिंसिपल पे होता है। सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटीज, या सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिंग। अब मैं इसे कितना भी मिक्स कर दूं, मैं इसको कितना भी यहाँ से मिक्स कर दूं, ये वापस से जब मैं स्टिल छोड़ दूंगी तो वापस से ये तेल, इसमें ऊपर ऑयल आ जाएगा और नीचे आपका पानी रह जाएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर तो नहीं। ऑन द सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिंग, मिक्सचर के आधार पर पृथक्करण, तो ये भी नहीं। उबालने के आधार पर भी नहीं।
फिर इसका आंसर हो जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटीज। ठीक है, तो जो जो लाइटर होगा वो ऊपर रह जाएगा, जो हैवी होगा वो नीचे रह जाएगा। तो घनत्व के आधार पर पृथक्करण होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटीज। ठीक है, तो टू इमिसिबल लिक्विड आप इस तरीके से सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर बाय। सॉल्ट और कैम्फर के मिश्रण को किस तरीके से अलग किया जा सकता है, तो ये आपका एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। तो आप सारा कुछ एनसीईआरटी का ही है, तो बार बार मुंह से निकल जाता है। तो सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर बाय, तो ये कौन सी प्रक्रिया हो जाती है, ये आपकी उधर्वपातन हो जाती है, सब्लिमेशन प्रक्रिया हो जाती है, जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में। तो सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्टली गैस में हो रहा है, ये प्रक्रिया हो जाती है आपकी सब्लिमेशन की प्रक्रिया। अब इस सब्लिमेशन की प्रक्रिया को आपको, एक तो आपका एग्जाम्पल हो गया क्या, एक एग्जाम्पल हो गया सॉल्ट एंड कैम्फर। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर ए हो गया। एग्जाम्पल नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम, ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर आता है, तो एग्जाम्पल यहीं से आते हैं उठ उठ के। थर्ड आपको एग्जाम्पल याद रखना है नैप्थलीन। फोर्थ एग्जाम्पल आपको याद रखना है एंथ्रासीन। तो ये सारे जो सारे सॉलिड्स हैं, इसमें क्या होता है आपका सब्लिमेशन की प्रक्रिया होती है। तो ये सारे सब क्या हो गए, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, तो ये सब क्या है आपके सॉलिड्स हैं और इन सब में सब्लिमेशन की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमैटोग्राफी टेक्निक इज बेस्ड ऑन। अब बात करें क्रोमैटोग्राफी तकनीकी आधारित होती है, तो क्रोमैटोग्राफी हमेशा टेक्निक हम क्या है कलर्ड सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए करते हैं, इसलिए इसका नाम ही क्या हो जाता है, क्रोमा हो जाता है, मतलब कलर से, रंग से पर निर्भर होता है। तो क्रोमैटोग्राफी टेक्निक किस पे निर्भर करती है, देख लेते हैं इसका ऑप्शन। बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटीज इन वाटर, कि इनकी डेंसिटीज कितनी वाटर में है, या बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, या डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी बोथ, या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो देखो मान लो मेरे पास क्या है, एक ये बीकर है, इसमें क्या कर दिया मैंने, इंक को डाल दिया। ठीक है, ब्लू कलर की मेरे पास इंक थी, मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, अब क्या किया, अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने थोड़ा पानी उठा, मतलब इंक का पूरा वाटर उठाया और क्या कर दिया, क्रोमैटोग्राफिक ऐसी प्लेट आती है इस पर, ये जिन्होंने एमएससी वगैरह किया होगा ना, तो उन्होंने जरूर किया होगा, टेक्निकल केमिस्ट्री होगी जिनकी, तो यहाँ पर ऐसे करके सॉल्यूशन पूरा लगा दिया जाता है इसमें। अब क्या करते हैं, ये यहाँ पर जब नीचे क्या होगा, नीचे पानी प्रेजेंट है, ऊपर क्या है ड्रॉप डालते हैं, तो इससे क्या होता है, जो कलर होता है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे कलर का जितना ज्यादा कलर जिसमें जितना घुलनशील होगा, उस हिसाब से कलर जो है वो फ्लो करता है। तो जितना ज्यादा घुलनशील होगा उतना ज्यादा फास्ट जो है कलर ट्रैवल करता है। ठीक है, तो उसको याद रखना है कि जो जितना ज्यादा, मतलब जो कंपोनेंट आपका कलर का जितना ज्यादा सॉल्युबल होता है पानी में, वो उतनी तेजी से फास्ट मतलब ट्रैवल करता है या राइज करता है ऊपर की तरफ। जो जितना ज्यादा फास्ट घुल जाएगा वो उतना ज्यादा ट्रैवल करेगा फास्ट, और ऊपर ऊपर जाकर राइज करेगा, बढ़ेगा, और इससे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में क्या है सेपरेट आउट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका कि डेंसिटी। तो डेंसिटी की बात तो क्या थी, हमने इमिसिबल लिक्विड में देखा था, जहां पे दो अघुलनशील लिक्विड है, इनको आप अलग कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपकी बात हो रही है सॉल्युबिलिटी की। तो ये आंसर हो जाएगा आपका कि बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, की जल के उनकी घुलनशीलता के आधार पर ऐसा कुछ सब कुछ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 26वां क्वेश्चन, बस 3 क्वेश्चन रह गए हैं। द प्रोसेस बाय विच 2 मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड। अब 2 मिसिबल लिक्विड मतलब 2 ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में क्या है घुल चुके हैं, ठीक है, उनको कैसे आप अलग कर सकते हैं। तो देखो सब्लिमेशन क्या था आपका, सब्लिमेशन सॉलिड से डायरेक्ट आपका गैसियस स्टेट में था, तो होगा ही नहीं, डिकैंटेशन होगा नहीं। फिर ये प्रोसेस हो जाता है आपका डिस्टिलेशन की प्रक्रिया। ठीक है, तो आइए अब डिस्टिलेशन की प्रक्रिया को जरा समझ लेते हैं। देखो ये रहा, तो डिस्टिलेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं भी आपको बताऊंगी एनसीईआरटी वाले। अभी सबसे पहले प्रक्रिया देख लेते हैं कि सिंपल डिस्टिलेशन, तो इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग 2 मिसिबल लिक्विड, मतलब ऐसे लिक्विड जो कि क्या है दोनों में क्या है घुलनशील है, एक दूसरे में घुले हुए हैं, तो उनको क्या है सेपरेट आउट करने के लिए इस टेक्निक को यूज किया जाता है, जहां पे कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता, पर उनके डिफरेंसेस होते हैं किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में। मतलब कोई जल्दी उबल जाएगा, उबल के वेपर्स के फॉर्म में आ जाएगा, कोई धीरे होगा। ठीक है, पर दूसरा एक अन्य तरीका होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब क्या है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या है लेस देन 25 केल्विन होता है। मान लो किसी का आपका 330 केल्विन है और किसी का आपका 200
226 केल्विन है, या हाँ ठीक है 226 केल्विन है, तो क्या है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, कम है, आपका 25 केल्विन से कम है। तब क्या है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रक्रिया लगती है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रक्रिया आपको एयर के डिफरेंट गैसेस को सेपरेट आउट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है, या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी निकालने के लिए इस प्रक्रिया को किया जाता है। ठीक, दो या दो से अधिक मिश्रणीय तरल के मिश्रण को अलग करने के लिए जिसमें कथनांक आपका के अंतर 25 केल्विन से कम होता है, उदाहरण के लिए हवा से विभिन्न गैसों को अलग करना, पेट्रोलियम उत्पादों से अलग अलग अंशों को अलग करना, तो ये सब आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर आ गया। चलिए, अब मैंने आपको बोला था कि एग्जाम्पल्स जो है आपको वो इंपॉर्टेंट है यहाँ नोट करने के लिए, तो एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। तो ये यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है, इसको आप देख लीजिएगा कि जो डिस्टिलेशन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर लगी, जैसे एसीटोन और वाटर में लगा, तो एसीटोन क्या होता है, इसमें एसीटोन और वाटर में क्या डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसलिए एसीटोन वेपर्स के फॉर्म में वेपराइज हो जाता है और कंडेंस होकर एक कंडेंसर रहता है, उसमें जाकर वो इकट्ठा हो जाता है, और वाटर क्या है वो लेफ्ट बिहाइंड हो जाता है। तो इस तरह से आप एसीटोन और वाटर को अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैसा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रक्रिया वहां पर यूज होती है जहां पर आपका 25 केल्विन से टेम्परेचर जो है वो कम होता है। तो ऐसा आप कहाँ यूज करते हैं, जैसे आप पेट्रोलियम वाला हो गया जो मैंने बताया, या फिर एयर के जो एयर में जो आपकी गैसेस होती हैं, जैसे कि आपकी गैस हो गई ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन। तो ये आपकी ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पे अलग हो जाएगी, आर्गन 186 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगी, और नाइट्रोजन 196 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये आपके डिग्री सेल्सियस एक बार आप याद रख लेंगे, दिमाग में सिर्फ देख लेंगे, ठीक है। अब क्या है एयर को डायरेक्टली क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में पास किया जाता है, और डिफरेंस इन क्या है बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से ये क्या है एयर के जो कंपोनेंट्स है वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट है एयर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ, अब डायरेक्टली आप इसके आंसर में पहुंच सकते हैं कि आपका ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रक्रिया से आप एयर को सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एयर कैन बी कंप्रेस्ड बाय, अब एयर को कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, जस्ट अ सेकंड, हाँ वो टाइपिंग मिस्टेक थी इसलिए मैं उसको एरर को रिमूव कर रही थी। तो एयर कैन बी कंप्रेस्ड बाय, एयर कैसे कंप्रेस की जा सकती है आपका, कि वायु को संपीड़ित किया जा सकता है इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि प्रेशर को तो आपको क्या करना है बढ़ाना है, और टेम्परेचर को क्या करना है डिक्रीज करना है। इस प्रक्रिया से आपको टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करना है, टेम्परेचर को कम करना है, ठंडा करना है, ठीक है, कम करना है और प्रेशर को बढ़ाना है। तो इस हिसाब से मोर देन वन ऑफ द अबव इसमें आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिलेक्ट द एग्जांपल इन विच क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज अप्लाइड, तो इसमें क्या क्या आंसर हो जाएगा आपका, कि प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, तो ये तो होता है कि सॉल्ट और सी वाटर मतलब सॉल्ट जो है वो आप सी से निकाल सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक से। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, ये बात ठीक है। फिर हीटिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो इससे भी क्या होता है आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। फिर बात आ जाती है सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट एंड वाटर को एक तरह से प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर में ही ये कंसिडर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोर देन वन ऑफ द अबव, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आपका ये क्या है क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक्स है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, और यही आपकी लास्ट स्लाइड थी। और ये आपको सेशन कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। प्लस अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा उस वो इतना लंबा नहीं रहेगा, उसमें आपसे 15 से 20 क्वेश्चंस तक रहेंगे। उतने क्वेश्चंस ठीक रहते हैं, ऐसे बहुत लंबा सेशन हो जाता है, आप भी थक जाओगे करते करते, और अभी टाइम है हम सारे चैप्टर्स को कवर कर ही लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपको काम क्या करना है आपको जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।